बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में डॉन लीक्स 1 सेटल होने के बाद डॉन लीक्स 2 के चर्चे हो रहे हैं, जो कि सीपैक को लेकर है। और वो खबर जो कि डॉन न्यूज़पेपर ने शाया की, उस हवाले से एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी डॉन लीक्स 2 है, उसकी तरदीद भी हम सुन रहे हैं। दूसरी जानिब एक मामला जो कि पैनामा लीक से मुतल्लिक है, GIT की तहकीकात उस पर जारी हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हनीफ अब्बासी की तरफ से इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली की जो दरख्वास्तें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ये हुकूमती दावा है। सीपैक के हवाले से अभी पिछले दिनों हमें बताया गया कि चाइना के साथ मज़ीद कुछ मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओवरऑल तमाम ही जो सियासी माहौल इस वक्त बनता हमें नज़र आता है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ और सिर्फ अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि जलसे जो हैं वो अरूज पर हमें नज़र आते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची में दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि लोग पानी, बिजली और इस किस्म के दीगर मसाइल को, जिसमें कचरा भी शामिल है, इस पर एहतजाज करते हमें नज़र आते हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कराची के अंदर, चाहे वो PSP है, MQM है, जमात इस्लामी है, वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें एहतजाज करते नज़र आते हैं। उनकी गवर्नेंस को, उनकी बैड गवर्नेंस को एक्सपोज करने का दावा करते हैं। एक तरफ तो ये मामलात हैं, तो क्या वजूहात हैं कि हम इधर फोकस नहीं कर पा रहे? अगर हम कराची जैसे शहर को इस हद तक इग्नोर कर रहे हैं, या इसमें तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर नाकाम नज़र आती हैं, तो इन तमाम इशूज़ के हल कौन निकालेगा? इस पर और जो अहम कौमी उमूर आजकल ज़ेरे बहस हैं, उन पर बात करेंगे आज हम तफसीलन। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो हम मेरे ख्याल से बात शुरू करते हैं आपके हवाले से जो क्रिटिसिज्म आजकल चल रहा है, और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब जो फरमा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जी आप सिंध के गवर्नर ही नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के गवर्नर हैं और आप इस्तीफ़ा देकर वज़ीर बन जाएं। ये क्रिटिसिज्म क्यों है इतने कम अरसे के अंदर, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आप पे? एक तो इसका मतलब ये है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा तनकीद हो तो काम अच्छा होता है। मेरा ख्याल है अगर आप ये महसूस करें कि जी अगर प्रेशर आ रहा है किसी वजह से कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के हवाले से, कि अवाम के पास चॉइसेस हैं, कि अवाम फेडरल हुकूमत की तरफ देख रही है, सिंध के अवाम के हवाले से बात कर रहा हूँ और ओवरऑल पाकिस्तान में भी, सो वो टेम्परेचर रेज़ करने की वजह से वो जो रिएक्शन में, मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी तज्ज़िये भी पढ़े और सुने भी कि जी PMLN बड़ी फ़ाल हो गई है सिंध में और बड़ी एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी बिकॉज वो डिफ़ाइन कर रहे हैं एक्टिविटी। मैंने तो कोई पॉलिटिक्स की ही नहीं है। मैंने कौन सी पॉलिटिक्स की? ये तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी तो इल्ज़ाम ही आप पे ये लगा रही है कि ये जो है वो PMLN की वहाँ पर इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। नहीं, इलेक्शन मुहिम तो देखें, मैंने एक PMLN का फंक्शन नहीं अटेंड किया, अनलाइक PPP ख़ास तौर पर जो 2008 से 2013 तक का पीरियड था, जिसमें सलमान तासीर पहले गवर्नर थे, फिर उसके बाद लतीफ़ खोसा थे। खुद उनसे पूछ लें कि उस वक्त होता क्या था गवर्नर हाउस में। सारे बाहर भी झंडे लगे होते थे, बैनर्स लगे होते थे, और उन्होंने कहा था हम पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है, आई मीन विदाउट एनी हिंड्रेंस। फिर जरदारी साहब खुद जब प्रेसिडेंट थे तो 4 साल तक वो उन्होंने ओहदा भी रखा था पीपल्स पार्टी का अंटिल 2012, और तमाम पीपल्स पार्टी के इजलास मेरे तो एक मुझे बताते हैं। और सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो या तहरीक इंसाफ हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो, मैंने किसी को नो नहीं किया मिलने से। सो अगर मेरे पास तहरीक इंसाफ वाले कोई आके कहेगा कि जी मैंने मिलना है आपसे, तो मैं तो कभी नहीं नो करूंगा। वो कहते हैं एज अ ग्रुप मिलना है, मैं फिर भी नहीं नो करूंगा। नहीं, आप इनकार नहीं करते किसी से मिलने को, वो उनको भी एतराज शायद इस पर नहीं है, वो भी कहते हैं कि जिससे मुलाकातें गवर्नर साहब ने करनी करें। लेकिन शायद वो जो एक आपका बयान आ गया था कि जिन्होंने लाहौर को और जिन्होंने पंजाब को बनाया, सिंध वाले भी उन्हीं को वोट दें, तो उस पे काफी ज्यादा पीपल्स पार्टी नाराज हुई। ऐसा नहीं हुआ था, उसके मैं एक्सप्लेन कर दूं। कॉन्टेक्स्ट होता है हर चीज़ का। पहले तो चूँकि वो एक CPAC पर सेमिनार था, और CPAC पर सेमिनार के हवाले से जब बात हो रही थी तो लीडिंग बिजनेसमैन थे, उनकी तकरीरें थे। आरिफ हबीब साहब ने मेरे से पहले की, और वो भी और दूसरे भी, जो वो कह रहे थे कि जी हम पंजाब जाते हैं, लाहौर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, शर्म आती है, गवर्नर साहब आप क्या, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इतना गैप बढ़ता जा रहा है सीरियसली बहुत ज़्यादा। तो उस पर जब मैं तकरीर का वक्त आया, एंड आई स्पेसिफिकली सेड कि ऑन अ लाइटर साइड, दिस इज़ व्हाट आई सेड, ऑन अ लाइटर साइड। मैंने कहा आरिफ साहब आपको बहुत अच्छा लगता है पंजाब, तो आपके पास बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, अगले साल इलेक्शन है, जिन्होंने वो बनाया है तो उनको वोट दे दें। अब
हाउ मच लाइन आई हैव क्रॉस्ड, बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कह सकता ऐसा, मुझे बता दें। दूसरी बात ये, दिस इज द ओनली थिंग, और उस पर आपने सेनेट में भी वो कार्रवाई कर दी, ठीक है ना, और सिंध असेंबली में भी वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी कर दिया। वो ठीक है, हम भी समझते हैं पॉलिटिक्स होती है और उनको भी उतना ही हक बनता है पॉलिटिक्स करने का जिस तरह किसी और पार्टी। बट यू आर नॉट रनिंग एनी इलेक्शन कैंपेन, एनी पॉलिटिकल कैंपेन फॉर पीएमएलएन। देखो ना, हमारा मैंने शुरू दिन से ये कहा है, अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से डिलीवर करेंगे, मैंने एक चीज़ कही है, बार बार मैं कहता हूँ, फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो हैदराबाद में भी हमने अनाउंस किए हैं, एयरपोर्ट से लेके मेट्रो और फिर हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी एंड फिर तट्टा में और कराची में अभी जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट पानी का मंसूबा कर रहे हैं, अभी आप इंट्रोडक्शन में भी बात कर रही थी, लियारी एक्सप्रेस वे, और अभी बहुत सारे दर्जनों और आएंगे। मैंने ये कमिटमेंट किया है सिंध के अवाम को और आपको, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ, कि हम डिफरेंस बताएंगे कि डिलीवरी कैसी होती है, क्वालिटी क्या होता है और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। अब अगर ये हमारी तरफ से डिलीवरी होती है तो ये तो पार्टी का काम है, पार्टी के उहदेदारों का काम है कि उसको कैसे पॉलिटिकल उससे बेनिफिट उठाते हैं। अब उसको अगर सबको पता है कि जाहिर सी बात है, अगर बिजली फॉर एग्जांपल मुल्क में आ जाएगी तो चाहे वो दादू हो, चाहे वो कश्मीर का कोई इलाका हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, हर जगह वहाँ की जो पॉलिटिकल तंजीम है पीएमएलएन की, वो फायदा उठाएगी कि जी देखिए हमने सारे। लेकिन चलें, ये तो आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से एक डिफरेंस जो है वो आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन पीएमएलएन के जो पुराने सिंध के अंदर सियासतदान हैं वो नाला नजर आते हैं वजीर आजम साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से। वो तो कहते हैं कि उस तरह की तवज्जो सिंध पे दी ही नहीं जैसे पंजाब पे रही है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के वजीर आजम बन के रह गए। इनफैक्ट ये भी शिकायत आती है कि वजीर आजम साहब तो उनसे मिलते भी नहीं, मुलाकात का टाइम भी नहीं देते हैं। एक तो ये शिकायत की बहुत हद तक जस्टिफिकेशन भी थी, बिकॉज फर्स्ट 3.5 ईयर्स or so में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और हम मानते हैं। लेकिन जब से मैं गया हूँ सादिया, 7 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं सिंध, आपके जाने से चार जलसे कर चुके हैं, फर्क पड़ा है, 4 जलसे कर चुके हैं उन लोगों की पीएम तो से। एक तो ये है कि जब होनी शुरू होगी तो उन्होंने कहा जी वो पहले नहीं हुई थी। अच्छा। ठीक है, कौन सा कोई भी हर लेवल के लोग जो हैं, फिर खुद गवर्नर हाउस में जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो यूनियन काउंसिल से लेके जो अहदेदार हैं या दूसरे जो हैं वो सब आके प्राइम मिनिस्टर से मिले, एमपीएस मिले, जो भी पीएमएलएन के दूसरे अहदेदार हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जी वो दे फेल्ट कि जी वो नहीं है, बट बिल्कुल ये रिकग्निशन है, और उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि देखें, हम सिग्नेटरी थे एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर, जिसमें हमने रिकग्नाइज़ किया था कि जी हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है गवर्न करने का। अब 2013 में पहली दफ़ा उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसमें सबसे बड़ा जो था वो जिसको लोगों ने वोट दिया है प्रोविंशियल लेवल पर, उसको रिकग्नाइज करना और उनको मौका देना भरपूर अंदाज में अपना काम करना। लेकिन 3.5 साल 4 साल जब हो गए, और वो जो चीज़ें हैं जिसमें सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेहत है या तालीम है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या पानी का मसला है, उसमें अगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी तो उस वक़्त फेडरल हुकूमत ने सोचा कि चूँकि ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे और ख़ास तौर पर कराची पर नहीं देंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया आगे नहीं बढ़ेगा। सो अब मैं तो इसको कहता हूँ इट्स अ पाकिस्तान प्रोजेक्ट, इट्स पाकिस्तान प्रोजेक्ट। ठीक है, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंध के अंदर बैठे हुए विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से जो कराची में सिंध के हुकूक को लेकर या सिर्फ कराची के अवाम के हुकूक को लेकर आजकल तहरीक और एहतजाज मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस को एक्सपोज करने का दावा लेकर चल रहे हैं, गवर्नर साहब किस तरीके से देखते हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को, इनसे जानने की कोशिश करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मोहम्मद जुबैर साहब से हम बात करें, गवर्नर सिंध आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब ये बताइएगा कि पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम हो या फिर पीएसपी, ये जो सिंध हुकूमत के गवर्नेंस के ख़िलाफ़ जिस तरीके से बहुत ज़्यादा एहतजाज चल रहा है, पहले तो बताइएगा कि आपकी नज़र में जस्टिफाइड है?
कुछ बहुत हद तक जस्टिफाइड होता है। देखें वो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और मुख्तलिफ पॉपुलेशन के सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और पॉलिटिक्स करना तो हक भी होता है, और ऑन इश्यूज़ जिसमें अवाम को तकलीफ़ है तो हर पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कहीं भी होगी, वो कोशिश करेगी कि उसको अपना कॉज बना के आगे लेके जाए। तो वो चाहे पानी की कमी है या बिजली की कमी है या दूसरे इश्यूज़ हैं, ट्रैफिक है, तो उस हवाले से कराची इज़ रियली द मेजर प्रॉब्लम सिटी। एक मेजर सिटी है, वहाँ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं, तो उस हवाले से बहुत हद तक जस्टिफाइड भी है। तो मैं ये डिनाई नहीं करूँगा। बात करते हैं कि सीपैक आने वाले दिनों में ये हाल हो जाएगा, यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, तरक्की होगी, दूसरी तरफ कराची में कचरा नहीं उठ रहा, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं आ रही, इश्यूज क्या है हमारे? हद है, मतलब देखिए ना, ये शर्मनाक बात है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने कहा कचरा, दूसरी मैं आपको एक्सट्रीम और दूसरी एग्जांपल दूं, जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जी, कि अगर वहाँ की अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखें कि छतों पर लोग, मतलब दिस इज़ द वे इट इज़ रेगुलर, और अंदर जो होते होंगे आप सोचें कि उनका दम घुट जाता है। और चूंकि कराची इतना बड़ा है, जो लोग रंगी से या कुरंगी से आया चुंदरीगढ़ रोड नौकरी करने आ रहे हैं, 2-2-3-3 बसें चेंज कर रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे का सफ़र कर रहे हैं वन वे, अब वो क्या डिज़र्व करते हैं? और वो जब मुड़ के अगर देखें लाहौर को या मुल्तान को या पिंडी या इस्लामाबाद को, सिर्फ मेट्रो की नहीं बात कर रहे, आप लाहौर में जाके आप नॉर्मल बसेस देख लें, कभी आपको छत पर एक बंदा आज तक नहीं नजर आएगा, और यहाँ आप एयरपोर्ट से निकलें तो आप सारे छतों में, खिड़कियाँ सारी टूटी हुई हैं। तो ये क्या एक्सेप्टेबल चीज़ है? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि, और ये भी वो सिटी जिसने पाकिस्तान को लीड करना है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इज द की रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये हुकूमत का काम होता है। इसका कसूरवार आप ज्यादा किसको ठहराते हैं कि नहीं कर सके, छोटी छोटी चीजों पे ही तवज्जो नहीं दी? देखें, जो पॉलिटिकल पार्टी अगर पंजाब में या KPK में आप कहें कि जी पिछले 4 साल में ये प्रॉब्लम चलता रहा है या 8 साल में, तो जो पार्टी गवर्न करती रही है वही कसूरवार है ना, और तो कोई कसूरवार नहीं। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ, जाहिर सी बात है हर पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही है, सिंध हुकूमत को चला रही है, पीपल्स पार्टी जिस तरह 9 साल से, या MQM थी उससे पहले, तो एक लिमिटेशंस होती हैं, मतलब आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं, वो सब सही है। लेकिन ये जिस तरह आपने एग्जांपल दी कचरे का, कि पहले तो इस पर के लड़ाई के कौन उठाएगा, और कचरा वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब सिंध की हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट जो है उनमें है, और मैं क्लियरली मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल वो सही कहते हैं, बिल्कुल। देखिए ना, अगर लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट, और ख़ास तौर पर सिंध में उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। देखें, पंजाब में गवर्नर, प्रोविंशियल हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट PMLN की है, तो मुझे और आपको इससे कंसर्न ही नहीं है कि कौन कचरा उठा रहा है या कौन नहीं उठा रहा, ना कोई झगड़ा हमारे सामने आता है। बट सिंध में तो क्लियरली आएगा ना, तीनों लेयर्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा एक है, एक तो ये कानून क्या कहते हैं, दूसरी बात सबसे ज़्यादा अहम जो है कि हमें सबसे पहले हदफ अपना रखना चाहिए अवाम, कि अवाम के लिए सर्विस डिलीवरी सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो तालीम है, चाहे वो कचरा उठाना है। बट कचरा उठाना इज इतना बड़ा चैलेंज है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, इसका तयन नहीं कोई कर पा रहा, लेकिन मसला जो है वो वहीं का वहीं पड़ा है। हम कहते हैं ना कि अवाम डिसाइड करेंगे परफॉर्मेंस के बेसिस पर कि किसका कसूर था। तो अवाम जब जाएंगे और ये सवाल उठाएंगे कि चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हो या कचरे के हवाले से हो या बिजली के या तालीम के, तो वो हर शोबे के हवाले से जो हुकूमत वक्त है, चाहे वो फेडरल हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है या लोकल गवर्नमेंट है, उसको सज़ा दे सकती है फॉर द लैक ऑफ थिंग। बट क्लियरली सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे आती है। लेकिन ये सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वज़ीर आला साहब, वो विफाक को इसमें जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि जो भी इश्यूज हैं हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया गया। बिजली की भी बात होती है तो आपको पता है उनके MPs जो हैं वो बैठ जाते हैं, वो एहतजाज करने लग जाते हैं, तो वो तो कहते हैं विफाक ज्यादती करता है हमारे साथ। उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ समझने की बड़ा क्लियर कि वफाक जो फंड्स देता है तमाम सूबों को, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है NFC अवार्ड 7th, और वो कब हुआ था? 2011 में। और किसकी हुकूमत थी फेडरल लेवल पर? पीपल्स पार्टी की। सूबाई हुकूमत भी सिंध में पीपल्स पार्टी की थी। और यूसुफ रजा गिलानी ने जब साइन किया था, ये गवादर में साइन हुआ था, तमाम चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, उनकी तकरीर है, रिकॉर्डेड तकरीर है कि जी उन्होंने अप्रिशिएट किया था एक चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने कंसेशन दिया जिसकी वजह से ये सब कंसेंसस बिल्टअप हुआ है, और वो थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ। कि अगर वो थोड़ा सा पीछे ना हटते
तो ये रिजॉल्व ना होता, बिकॉज ये NFC अवार्ड पर एग्री करना। सो उस NFC अवार्ड के तहत तमाम सूबों को डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब एक तरफ तो ये है कि क्या उसमें एक पैसे का भी ऊपर नीचे है, नहीं। दूसरी बात जो बहुत अहम है, जो सबको समझने की है, कि जो भी वफाक टैक्स कलेक्ट करती है उसका 60% NFC अवार्ड के तहत डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। ठीक है। जब हुकूमत आई थी 2013 में तो 1900 बिलियन का 60% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, आज 3600 बिलियन का हो रहा है। तो सूबास आर लोडेड विद मनी, तो मतलब यूटिलाइज नहीं करना आ रहा, लगाना नहीं आ रहा। देखना, आपको एक पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जम 4 साल में कोई मुझे बता दें 20% एनुअल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, मुझे बता दें कि कब हुआ था। उससे पहले के चले जाएं आप 6 साल 7 साल, 2013 से 6 साल पीछे 3% ग्रोथ। तो अब ये इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो एक तरफ तो फंड्स में इजाफा हुआ है, बट यूटिलाइजेशन नहीं आ रही, नहीं लग रहे फंड्स जहां लगने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी पाक सर जमीन का एहतजाज था और वो कहते हैं कि जी मिलियन मार्च चले, आपकी नजर में वैसे मिलियन थे? सादिया, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी मिलियन थे, कभी भी हाफ अ मिलियन भी शायद ना हुए। लेकिन ये जाहिर है पॉलिटिकल वो है, अगर उनके सपोर्टर्स समझते हैं कि मिलियन से भी ज्यादा थे तो लेट देम एंजॉय दैट थिंग। ठीक है। वो पीपल्स पार्टी कुछ पार्टीज हैं जो दिन के वक्त कर ही नहीं सकती कोई जलसा या जुलूस, क्योंकि उनको पता है कि दिन के वक्त करेंगे तो क्राउड ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। रात को करें, लाइटें पड़ेंगी तो ऐसे, और वहां से लेंगे जहां से ऐसे लगे। इशारा कर गए आप। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा कि जो कभी दिन के वक्त भी करना चाहिए ना। जितने भी लोग थे उनके साथ जो सलूक हुआ, वो कहते हैं कि जी हम तो रेड जोन में एंटर ही नहीं हुए थे, बहुत पीछे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, शेलिंग हो रही है। ये क्यों किया है सिंध हुकूमत ने? आपकी नजर में क्या वजूहात हैं? हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। एहतजाज का राइट हर एक को होता है, और इतने इंपॉर्टेंट इशू पर वो PSP हो या जो भी जमात हो, उनका राइट है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का भी राइट होता है रिट कायम करना। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, कि अगर हुकूमत, और दुनिया की हर हुकूमत करती है, अगर लंदन में वो कहते हैं लंदन में बड़ी फ्रीडम है, लेकिन लंदन में आप एक हद तक कर सकते हैं, उस हद से आगे नहीं जा सकते। उस पर उनको चाहे वो डंडे मारने हो, वो डंडे बरसाएंगे, चाहे वाशिंगटन DC हो या न्यूयॉर्क हो या कोई भी जगह हो। तो एक तो ये एक रिकग्नाइज करना चाहिए हम सबको कि हुकूमत ने भी रिट कायम करनी। अच्छा, रिट कायम करने में भी हर एक का अपनी थिंकिंग हो सकती है कि आज हमने इनको इस हद तक अलाउ किया, तो आप जिस तरह कह रही थी ये तो सीजन है प्रोटेस्ट का, तो कल को दूसरी जमात आएगी, वो उससे थोड़ी आगे बढ़ेगी। तो मुझे एक्चुअल वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पॉलिटिकल पार्टी को राइट है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा उस राइट को इस्तेमाल करते हुए व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर तादाद इतनी थोड़ी सी थी तो फिर सिंध हुकूमत को परेशानी क्या लाहक थी, वो खुद ही एक्सपोज हो जाते, कहते हैं उन्होंने शेलिंग करके हीरो खुद ही बना दिया। आई थिंक मुस्तफा कमाल और उनकी पार्टी इससे अच्छा सिचुएशन नहीं चाहती थी जो उनको मिली। जाहिर सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उसने एक इशू पर एक इतना शोर मचाना है और साथ में शेलिंग भी हो जाए, उसको पकड़ के भी ले जाए और वो जबरदस्त तरीके से बोल रहे हो मैं लड़ता रहूंगा जब तक ये होगा, तो दिस इज गिविंग इट ऑन द प्लेटफॉर्म टू अ पॉलिटिकल लीडर। आप कहते हैं कि जी ज़ाहिर है हुकूमत ने भी अपनी रेट कायम करनी होती है तो इसलिए किया गया, लेकिन फिर हमें वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार क्यों उतने बरहम नजर आए? वो कहते थे बहुत गलत किया सिंध हुकूमत ने तशद्दुद का रास्ता अपना के। मैंने तभी कहा ना, बैलेंस होना चाहिए। तशद्दुद इज ऑलमोस्ट द लास्ट रिजॉर्ट, और उसमें जब जिस तरह मैं ये कह रहा था ना कि वो उससे जो मुस्तफा कमाल को ज़्यादा बेनिफिट मिला उनकी पार्टी को कंपेयर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बट मैं ये भी देखे ना, एक हमें उस हद तक जस्ट बिकॉज कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मुझे क्रिटिसाइज ही करना है पीपल्स पार्टी को, उनको वो राइट तो है ना रिट का, और वो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उनको क्या थिंकिंग होनी चाहिए कि आगे जाके उनका ये कि जी ये तो कल अगले 1 साल में तो ऐसा यहाँ होगा कि आज रेट। तो मैं ये कह रहा हूँ बैलेंस होना चाहिए। आई वुड नॉट हैव डन जहाँ तक वो गए थे सिंध हुकूमत उनको मार धाड़, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जी उनका ये हक भी है और रेट को इम्पोज करने का राइट भी है। ठीक है, यानी रोक देते, शेलिंग वेलिंग उस तरीके की नहीं होती। अच्छा, एक आजकल जो 9-10 दिन से ये ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल वाला इशू हम सुन रहे हैं, इस पे कोई पेशरफ्त है या ये इसी तरीके से जारी रहेगा? पेशरफ्त क्या, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन अब तो मेजॉरिटी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुकी है। और इसमें मैं पहले बाहर था, कतर गया था इकोनॉमिक समिट के लिए, तो जब मैं वापस आया था तो उस दिन से मैंने शुरू कर दिया था। कल ट्रांसपोर्टर्स सारे गवर्नर हाउस में काफ़ी घंटे तक मौजूद थे, मेयर ने बड़ी कोशिशें की हैं, वो भी मौजूद थे,
और हम तमाम स्टेक होल्डर्स से मेरी बातचीत रही और हम चाहते थे कि कल ही तकरीबन हो गया था कल रिजॉल्व, बट अननेसेसरीली ड्रैग कर दिया गया। आपको पता है कि वो फिर हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, फिर पॉलिटिकल कुछ मोटिव्स होते हैं, ठीक है। तो बट अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो जोर दे के और सबको समझा बुझा के तो अभी 50% से ज़्यादा तो अब ट्रक्स नॉर्मल तरीके से अब चल रहे हैं। बट मोस्ट अनफॉर्चुनेट इतना सिग्निफिकेंट है। और अगेन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मीडिया अगर इसको पहले दिन से हाईलाइट करता उस जोर से, ये नहीं कि हुक्मरानों को खुद ख्याल नहीं आना चाहिए, बट हुक्मरानों को उस वक्त प्रेशर ज्यादा होता है जब अवाम का इजहार होता है। फिर मीडिया को गालियां भी पड़ती हैं, लेकिन अगर मीडिया ना दिखाए तो उस पे चीज, आप तो अभी कह रहे हैं कि चले मीडिया पहले दिखा देता, अवाम के इश्यूज जो होते हैं ना, नेशनल इश्यूज पर ज्यादा कम फोकस करता है, और वो उनको पनामा का वही जो है को 75 लाख दफा जो बता चुके हैं, वो कल भी एक चैनल पर मैं देख रहा था वही डिस्कस कर रहे थे। पनामा पे ही ज्यादा बात कर रहे होते हैं ना सर, वो भी तो अगर देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक जो है वो पनामा पे ही हो रही होती है। करते ना, देखे ना, जब आप जाके एक चीज बताए, तो कल भी मैं एक चैनल देख रहा था और मैंने वो उनको, मेरे दोस्त हैं एंकर, तो मैंने उनको कहा यार प्लीज पाकिस्तान के बहुत से दूसरे इश्यूज हैं, आप वहीं बैठे हुए देखें जी, वो अगर फ्लैट ऐसे हुआ था, ये हुआ था, व्हाट इज इट दैट यू आर डिस्कसिंग। अच्छा चलें, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया और मुझे पता है कि जुबैर साहब के दिल के करीब ये टॉपिक भी है। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो पनामा और जो दीगर सियासी इश्यूज चल रहे हैं उन पर भी इनसे बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। वी आर इन कन्वर्सेशन विद गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब ये फरमाइएगा, जो पनामा की हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, JIT बन गई, आपकी नज़र में मसला दब गया, ख़त्म हो गया? नहीं, दब गया ख़त्म क्या, जो उसका लीगल प्रोसेस है वो पूरा रन होना चाहिए। लेकिन सियासी तौर पे बताए ना, सियासी तौर पर तो आप लोग मिठाइयाँ बांटते थे इस फैसले पर, आपने अगर सियासी तौर देखे, एक सियासी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अवाम क्या समझ रहे हैं, अवाम क्या सोचते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लीगैलिटी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पोस्ट पनामा भी सर्वे देखे तो द मोस्ट पॉपुलर लीडर कंटिन्यूज टू बी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। द मोस्ट पॉपुलर गैलप का सर्वे पोस्ट पनामा वर्डिक्ट के आया, वर्डिक्ट के बाद आया। उससे 2 दिन पहले कहाँ इलेक्शन हुए थे, तलागंग में या कहाँ, वो एज यूजुअल PMLN जीती थी। तो एक तो ये है कि अवाम की हद तक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी उनको क्या मैसेज पहुंचना चाहिए और किस तरह से कंटेन करना चाहिए। लीगल प्रोसेस मैंने पहले दिन से हमेशा कहा था कि वी शुड हैव फेथ अपनी सुप्रीम कोर्ट में, अपने जजेस में। अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ही, लीगल प्रोसेस ही डिफ़ाइन किया है, तो मेरा ख्याल है, मैं तभी ये कहता हूँ कि इस पर हम जंप करें और ये पहले कुछ जो सियासी मुखालफीन हैं वो पहले से उस पर वो कर रहे हैं कि जी ये तो कुछ होगा नहीं, पाकिस्तान में कुछ होता नहीं। ये दुनिया की तारीख में मुझे बता दें, अमेरिका वगैरह मिला के, कि प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड हिज एंटायर फैमिली, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। और कौन सा सवाल है या कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो नहीं कही गई इस सारे प्रोसेस में। सो मेरा ख्याल है इसमें एक ये मोमेंट है जहाँ हम ये कहते हैं कि जी इस मुल्क में कब क्या होगा, तो वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट भी है कि हमारी जुडिशरी कितनी आज़ाद है और कितने आराम से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और पूरी फैमिली के खिलाफ एंड गोइंग बैक टू 1970s, अर्ली 1970s एक तहकीकात ओपन की। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो जवाबात तो नहीं आए ना जो तलाश किए जा रहे थे। एक तो मैं उसकी वजाहत जरूर करना चाहूँगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिए ना 13 सवाल, उसकी मैं वजाहत जरूर करना चाहूँगा। ओवर एंड अबव एवरीथिंग एल्स, मुझे एक शख्स एंड आई विल बी डिलाइटेड, आप पूरे अपने जो भी ख़ानदान में, फ्रेंड्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, एतजाज एहसन साहब बड़े कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर, एक बता दें कि वो 1972 की ट्रांजैक्शन अपने मरहूम वालिद साहब की को जस्टिफाई कर सकता है और अकाउंट उसको 100% दे सकता है। ये वो वाले कि आप लोगों का शुरू दिन से ये दलील रही है कि वो कैसे लेकर आए दुनिया भर में। मुझे कभी बताए ना कि वो कहाँ, आपका जो रूल्स होते हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं, जिस तरह टैक्स के हवाले से हैं, दूसरी चीजों के हवाले से कि एक पीरियड के बाद आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी बात समझ गई हूं, लेकिन ये जवाब नहीं आ सकता आपने जिस तरीके से कहा, कोई और भी नहीं लेकर आ सकता 72 से, तो फिर वो चीज जो सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो सकी या जवाब जिसका नहीं आ सका, वो फिर JIT के सामने भी नहीं आएगा ना। बात ये है कि एज मच एज पॉसिबल द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली हैज कोऑपरेटेड। द अदर वे वाज टू से कि जी सॉरी 1972 मैं तो बिजनेस ही नहीं कर रहा था, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं या मेरे बेटे का मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप, ये जवाब हो सकता है।
दूसरा ये था कि कॉपरेट करें एज मच एज पॉसिबल, बट ऑब्वियसली देयर विल बी गैप्स। मुझे एक बता दें, एक, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये आपका प्रोग्राम जा रहा है ना, कि मुझे एक बता दें इंक्लूडिंग ऑल द लीगल एक्सपर्ट्स, कि जिससे ये पूछें कि आपके मरहूम वालिद साहब का जो बिजनेस था उसकी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को 100% वेरीफाई करके आप सामने लेके आ जाए एक। एंड दिस, एंड बाय द वे एंड दिस इज अ फैमिली जिसकी एक और हिस्ट्री भी है कि 1999 में जब मार्शल लॉ लगा है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले गए थे सारे ऑफिसेज पर, और 2001 या 2002 में पिटीशन फाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में कि वो डॉक्यूमेंट्स वापस दें। वो डॉक्यूमेंट्स कभी वापस नहीं दिए गए। तो आप कह रहे हैं कि एक इतनी जबरदस्त मेमोरी होनी चाहिए फॉर समवन हु वाज नॉट इवन इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस कि वो 1972 से लेके 2015 या 16 तक एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ हिज एंटायर एक्सटेंडेड फैमिली। मेरा पॉइंट वही है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो है ही नहीं, आप कह रहे हैं ना गैप्स हैं, मौजूद रहेंगे, कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आए डॉक्यूमेंट्स, तो फिर जीआईटी के सामने भी तो नहीं आएंगे। विजुअल हैज नथिंग टू डू विद मुझे तो मैं फाइनेंस मैंने सारी उम्र की है, अच्छे लेवल पर की है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई शख्स इवन 7-8 साल पुराना कोई नहीं, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली में भी तो कहा था ना कि हमारे पास हैं सबूत मौजूद हैं, ये हैं वो ज़राए, सारा कुछ तो बताया। तो एक जनरल बात, एक चीज होती है जब आप कोर्ट में जाके कहते हैं मेरे से भी आज कोई पूछेगा, आप पूछेंगी तो मैं एक उसका जवाब दूंगा आपके सामने, बट अगर आप ये कहेंगी अच्छा इसका ये डॉक्यूमेंट लेके आए, इसका ये डॉक्यूमेंट लेके आए, इसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन लेके आए, सॉरी मैं आप इमरान खान से जवाब है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नहीं तो जवाब तो जनरल पता होता है ना, बिकॉज आप खुद तो नहीं इन्वॉल्व थे। मैंने तो आपको ये कहा है कि जितने भी आपके पास चैंपियंस आते हैं, जितने भी आते हैं, आप एतजाज हसन से पूछे ना, एतजाज हसन से ये पूछें कि 72 का या इमरान खान, थोड़ा प्रोटेस्ट भी एहतजाज भी आपने इमरान खान से ये पूछे कि आपके वालिद साहब जो थे, आपके वालिद साहब इमरान खान के या जहांगीर तरीन के वालिद साहब थे, उन्होंने जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि देवर रिस्पॉन्सिबल, बट वो करप्शन के 303 या किसी में वो निकाले गए थे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट उसी से उन्होंने घर भी बनाया ज़मान पार्क में फॉर एग्जांपल। तो क्या हिसाब किताब दे सकते हैं वो? कोई नहीं दे सकता। चल इन दैट आई विल आस्क जरूर, बट आप डॉन लीक्स के हवाले से वो एतजाज साहब का प्रोग्राम देख रहे थे हमारे शो में जो उन्होंने बात कर दी थी और आपका नाम लेके भी कहा था मीडिया सेल का, अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है? वो पहले भी नहीं था। मेरा ख्याल है मीडिया सेल हैज बिकम एन ऑब्सेशन फॉर एवरीवन, सीरियसली फॉर ऑपोजिशन। इसलिए कि मैं जिस तरह वो अपने हवाले से कह रहा था कि वो रिएक्शन आया, रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए आता है कि उसकी बड़ी इफेक्टिवनेस होती है। ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है कि अदरवाइज हु वुड पे अटेंशन टू यू। तो मेरा ख्याल है मीडिया सेल ने काम जो किया है पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, और मोस्ट पार्ट ऑफ इट आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन इट, कभी नेवर एवर एक भी कभी गलत बात वहाँ डिस्कस हुई है कि इसके खिलाफ ये हम प्रोपेगेंडा कर देते हैं या ये कर देते हैं। हर रोज का इशू आता है, कुछ आप प्रीएम्प्ट करने के लिए डिस्कस करते हैं, कुछ आप रिएक्ट कर रहे होते हैं। नेवर एवर एक इलीगैलिटी उसमें नहीं है, ना उसमें कोई पैसों का वो जो आता है कि पता नहीं कितने करोड़ों खर्च होते हैं, वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए ये जो डॉन लीक्स के हवाले से जो भी बात हम कर भी रहे थे और जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, वाकई में अब ये इशू जो है वो सेटल हो चुका है? ऑपोजिशन तो कहती है इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, जवाब देना पड़ेगा कि किन शराइत पर ये सेटलमेंट हुई है। ऑपोजिशन देखें, मेरा ख्याल है वो कह रहे थे ना कि वो एक तस्वीर आई थी, एक चैनल है जो बहुत ही मुखालिफ चैनल है, तो उसके जो मेन वो सारे बंदे हैं तो उनका वो कि दर्द और इस्तराब नज़र आ रहा है। भाई जब सेटलमेंट के बाद इतना दर्द क्यों है? बात बड़ी सिंपल सी है। एक इशू था, उस इशू पर एक रेजोल्यूशन, एक कमेटी बनी, उस कमेटी में हर इदारे के लोग मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी, उसके बारे में एक्शन हो गया। ISPR चीफ ने आके कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर इज द डिसीजन मेकर, जो वो डिसाइड करते हैं वही सही होगा। अब ये इसको आप क्या अनटिल एंड अनलेस आप कोई वेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों एक अनफॉर्चुनेटली, बट हमें सेंसिटिविटी भी तो समझनी चाहिए ना, कि सेंसिटिविटी ये होनी चाहिए कि जी अगर ये सेटिस्फैक्टरी तौर पर सिक्योरिटी किसका सबसे बड़ा मसला था? फौज का था, फौज सेटिस्फाई हो गई जी, जिसमें कह दिया गया कि दिस नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, लेकिन बाद में जो आया आ गया ना, हो गया, बात खत्म हो गई।
तो वैसे उस ट्वीट पे क्यों एतराज हो रहा था? उससे पहले भी तो बाजवा साहब भी थे, वो भी ट्वीट्स पे चल रहे थे, वो तो सारा कुछ ट्वीट्स हो रही बाजवा होती थी, साहब की लेकिन जो ट्वीट्स होती थी वो उसका मैंने भी पर्सनल इतराज किया था, हाँ, तो काफी दफा किया था। फिर आसिफ लेकिन गफूर साहब की जिस ट्वीट तरह पे एक क्यों चौधरी इतना एतराज निसार हो ने गया? बड़ा एक अच्छी बात की थी पहले दिन ही, कि ट्वीट्स के जरिए इंस्टीट्यूशंस में बातचीत नहीं होती या कंसर्न नहीं रेज किया जहरे कातिल कहा था ना इदारों के लिए इसको, exactly, तो लेकिन उन्होंने कभी मरियम बीबी के ट्वीट्स पे तो नहीं बोला। उन्होंने क्या वो comparison पैनमा कर को रहे? नहीं, क्यों नहीं करें, पैनमा स्क्रैप ये उनका ट्वीट था ना, लेकिन तो उस पे तो कभी कुछ नहीं कहा कि वो एक मरियम तरफ is not एहतसाब चल रहा है। नहीं, बट मरियम कौन सी ऑफिशियल पोजीशन है उनके पास? क्या वो इजहार जो मर्जी चाहे मरियम का इजहार करना या किसी का, मैं एग्जांपल हम इंस्टीट्यूशंस के दरमियान बात कर रहे हैं, नहीं हम इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, मुझे तो कोई पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी या पीटीआई का जो भी ट्वीट कर रोज कर रहे होते हैं, मतलब मुझे उस तरह से एतराज हो सकता है कि इसमें गलती है या सच्ची बात लिखी है, बट मुझे ये तो नहीं हो सकता कि शीरी मज़ारी ट्वीट क्यों करती है, भाई शीरी मज़ारी की मर्जी है वो ट्वीट करे। बट हम बात कर रहे हैं कि जहां ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पर ऑफिशियल एक इजहार होता है, तो उसमें आपका एक तरीकेकार डिफाइंड है ना, वो तरीकेकार। ब्रेक से वापस आते हैं। तो आज जिस तरीके से एक और खबर हमने देखी आईजी सिंध के हवाले से, जो कि अब सिंध हुकूमत के साथ वहां रहकर काम ही नहीं करना चाहते हैं, उस पर भी बात करेंगे जुबैर साहब से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जुबैर साहब ये बताइएगा कि एडी ख्वाजा साहब ने कह दिया कि जी सिंध हुकूमत के साथ अब वो मजीद नहीं चल सकते, उनका तबादला जो है वो वफाक में कर दिया जाए। क्या इश्यूज़ हैं, क्यों उनको काम नहीं करने दिया जाता? कभी कोई उनका मामला लेके सिंध हाई कोर्ट पहुंच जाता है, कभी कुछ हो जाता है उनके साथ। अब बड़ा मुश्किल इंटरव्यू कर रही मुश्किल है जी। हर सवाल आपका जो होता है ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आप कितना इससे ऐसा जवाब देंगे कि कंट्रोवर्सी ना हो। और मेरे उससे हवाले से किसी ने, तलत हुसैन ने पूछा था आप हर वक्त न्यूज़ में क्यों रहते हैं, तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता, पता नहीं न्यूज़ में मैं क्यों आ जाता हूँ। तो आपके सवाल ही ऐसे होते हैं मुश्किल कि मुझे आप न्यूज़। एडी ख्वाजा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं प्रोफेशनली, और हर हवाले से आई थिंक इज़ डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब फॉर पुलिस एंड फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध। लास्ट फ्राइडे मैंने एक किया था, एक सेशन किया था, इंटरैक्टिव सेशन विद द डिप्लोमेट्स जो कराची बेस्ड हैं इन द बिजनेस कम्युनिटी, CPLC एंड पुलिस चीफ की प्रेजेंटेशन ऑन द ओवरऑल हाउ सिक्योरिटी हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 3-4 years, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको ये बताएं कि जी अब इस वक्त सिचुएशन कितनी मुख्तलिफ है फॉर गुड कंपेयर टू वेयर वी वर। और उधर मैंने जब ओपन किया था और क्लोज में भी एडी ख्वाजा साहब की और पुलिस के इदारे की, क्योंकि बहुत मेरा ख्याल है अनरिकग्नाइज जाते पुलिस का इदारा है। तो एक तो ये है कि मेरे हवाले से वो बहुत अच्छे हैं और बड़े अंडर प्रेशर थे। दूसरी तरफ जाहिर है जिस तरह मैं कहता हूँ एक जो प्रोविंस है उनका एक अपना राइट भी है कि जी वो किसको IG बनाए, उसका तरीक़ेकार भी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो वफाकी हुकूमत को 3 नाम भेजेंगे कि ये तो हमारा नहीं, लेकिन उसमें क्रेडिबल नाम होने चाहिए ना। और अब तो कोर्ट इन्वॉल्व है ना, अगर कोर्ट के नज़दीक वफाकी हुकूमत ने कोई चीज़ गलत की होती है, वो तो खुद बेचारे कह रहे हैं कि जी इतने दिल बर्दाश्त हो चुके हैं कि जी मुझे भिजवा दें यहाँ से, ट्रांसफर कर दें। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है सूबे के लिए, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। आपने कहा कि आपसे सवाल किया गया था कि आप न्यूज़ में क्यों होते हैं, क्योंकि शायद आप बयानात ऐसे दे देते हैं। मतलब एक तो आपने मुलाकात कर ली डॉक्टर आसिम से जी, एक मसला बन गया कि जी क्यों कर ली, क्योंकि आपके अपने वजीर दाखिला इंडियंस के साथ कर सकते हैं। नहीं, आपके अपने वजीर दाखिला, आपका अपना विफाक जो है वो उनके खिलाफ बयान देता है, तो वो उनके खिलाफ अदालत जाता है कि इनका नाम ECL से ना निकाला जाए, इन पर अरबों की करप्शन के इल्जामात हैं, आप उनसे मिल लेते हैं। फिर जनरल राहील शरीफ साहब जिनको सब मानते हैं, आप उनको एक आम जर्नल कह देते हैं। अच्छा, पहली बात डॉक्टर आसिम की कर लें। मैं एज सिंध गवर्नर 40 पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका मैं चांसलर हूँ और 22 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का मैं पैट्रन हूँ। सो 62 यूनिवर्सिटीज़ मेरे अंडर आती हैं। डॉक्टर आसिम जो हैं मेरे कहने पर नहीं, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ, वो प्रेजेंटली चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन कमीशन सिंध के, ठीक है। और उनके साथ मेरा राब्ता 62 यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से
शदीद तरीन है और लाखों स्टूडेंट्स बिकॉज वो जो बंद थे उसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स का साल जाया होता है। बट डोंट यू थिंक कि अभी जब इतना इल्जाम है इस वक्त मुलाकात एक सेकंड जो वो जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं दादुआ, सांगड़ और लाड़काना और कराची की यूनिवर्सिटीज में कि जुबैर साहब आप अच्छे गवर्नर हैं, आप प्रायोरिटाइज, और बाय द वे आपको किसने का कन्विक्शन आपको हो चुका है, कोर्ट ने छोड़ा है ना उनको फॉर वट एवर रीजन। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपके विफाक के एग्जांपल बट हमारे देखें ना, के बयान की बात कर रही हूँ। नहीं मैंने मैं तो उनका पॉलिटिकल कोई डिस्कशन ही नहीं था। वो एक HEC प्रोविंस के चेयरमैन है, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, और मैं ना निकाल सकता हूं उनको ना मैं रख सकता हूं किसी और को, ये चॉइस है उनके पास, सिंध की हुकूमत के पास। तो मैं अगर इस तरह से करूं कि कल तो इतने मिनिस्टर्स हैं वहां जिस पर बहुत से लोगों को इतराज हो सकता है, हमारे यहाँ मिनिस्टर्स हैं जिनको बहुत से लोगों, तो हम क्या चॉइस ये देखेंगे कि भाई अगर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है, एक महकमा है, तो मुझे तो मिलना है। जो मकसद था वो आपने बता दिया कि जो स्टूडेंट्स के लिए, फिर वो जनरल राहिल शरीफ वाला आम जर्नैल कह दिया आपने उन्हें। अच्छा, तो बाकी सबकी तरह एक आम जर्नैल है। यही कहा था ना आपने, जो मीडिया में चला भी, आपका बार-बार क्लिप चलता था। बिल्कुल वो बिल्कुल गलत चल रहा था, बिल्कुल गलत चल रहा था। वो दैट इज द पावर ऑफ मीडिया कि वो किस तरह से एक छोटी सी चीज को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल राहिल शरीफ जो प्लॉट ले रहे हैं, अच्छा प्लॉट ले रहे हैं, अच्छा, क्या उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अब मेरा आंसर क्या था, उस पे आपने कहा मैंने ये कहा था ही इज लाइक एनी अदर जनरल, उनको भी मिलता है तो इनको जिनको उनको मिलता है, कानून के तहत मिल रहा है, तो हम क्यों, एंड लेट्स बी फेयर विद हिम। तो आप ये कह रही हैं कि मैंने उनके साथ जाती की, मैंने तो कहा लेट्स बी फेयर विद हिम कि जी जो चीजें बाकी जनरल जो कॉन्टेक्स्ट फर्क था, फर्क था, और उसमें सिर्फ उन्होंने वो चलाना शुरू कर दिया कि वो नॉर्मल जनरल। अच्छा, आखिर में चलते चलते टाइम मुख्तसर रह गया, जो नए हमारे चीफ हैं बाजवा साहब, उनकी तैनाती में भी कहीं पसे पर्दा आपका हाथ था? मेरा क्या ताल्लुक, मैं प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर था, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि मैं उनको जानता हूँ और जबरदस्त जनरल है, एंड आई थिंक पाकिस्तान आर्मी और हम सबको प्राउड होना चाहिए कि वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर। और बस आप जानते हैं लेकिन आपका कोई अमल दखल नहीं था, राइट? आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, गवर्नर सिंध, आज हमारे साथ मौजूद रहे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।